हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आनंद फेथ लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए हमारे मॉडल पेपर का जो सेकंड पार्ट जो कि बाकी रह गया था उसका वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास अति लघुत्रात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सारणिक का मान हमसे पूछा है। तो सारणिक का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले सारणिक को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट है एक्स माइनस वन, फिर थर्ड एलिमेंट एक्स प्लस वन और यहाँ पे फिर से एक्स प्लस वन। इसका मान हमसे पूछा है। तो सारणिक का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स प्लस वन के साथ, माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स माइनस वन के साथ। कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई देगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का वन से देगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का एक्स से देगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का वन से देगा माइनस एक्स, वन का एक्स से देगा एक्स और वन का वन से देगा वन। यहाँ पे हम इनको कैलकुलेट करें तो एक्स का एक्स से देगा एक्स स्क्वायर, एक्स का वन से देगा प्लस एक्स, फिर वन का एक्स से देगा माइनस एक्स और वन का वन से देगा प्लस का वन। अब इन सबको हम देखें तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स हो गया, यहाँ प्लस एक्स से माइनस एक्स हो गया और इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो इसका मान कितना निकल के आया, देखो यहाँ से बचा एक्स क्यूब, यहाँ से बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वन और ये प्लस वन, ये मिलके बच रहा है प्लस का टू। ये हमारा हो जाएगा सारणिक का मान। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x का मान ज्ञात कीजिए जबकि ये दोनों सारणी क्या है, बराबर है। अच्छा, दोनों सारणी अगर हमें बराबर दी गई हैं तो हम यहाँ से दोनों का मान निकालते। देखो हमारे पास क्या क्या है, 2 4 5 1 है, इधर है हमारे पास 2x 4 6 x। अच्छा, ये सारणी किस सारणी के बराबर है, इसका मतलब इनके जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दोनों को बराबर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो गया 2 माइनस 5 इंटू 4, या फिर आप चाहो तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखो ये हो गया 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20। ये तो हमारे पास एलएचएस में आया। आरएचएस में क्या है, देखो 2x का x से मल्टीप्लाई माइनस 6 का 4 से, 2x का x से मल्टीप्लाई क्या देगा 2x स्क्वायर, माइनस 6 का 4 से मल्टीप्लाई क्या देगा 24। यहाँ से कैलकुलेट करें माइनस 18, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 को इस तरफ लेके आए तो ये होगा प्लस 24, तो ये बचेगा 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको हम इधर लिखें तो 2x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 6 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू में मिलेगा 3, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये हो गया हमारा x का मान। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये फलन हमारे पास वर्तमान होगा, और अंतराल के लिए हमें दिया है कि 0 से लेकर कहां तक हमारी लिमिट 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में हमें ज्ञात करना है, तो 0 से 2 पाई के बीच में ज्ञात करते हैं इसको। देखो देखो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर कोस एक्स। अच्छा, वर्तमान या हास्यमान ज्ञात करने के लिए पहली जो चीज है वो जरूरी है कि एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो कोस एक्स का अवकलज कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। तो माइनस साइन एक्स बराबर हो गया यहाँ से 0, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 0 हो गई। और साइन एक्स 0 कहाँ का होता है, एक तो एक्स बराबर 0 पे होता है और एक एक्स बराबर पाई पे होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नंबर लाइन पे देखो 0 से 2 पाई हमें इंटरवल दिया है, तो 0 भी हमारे पास 2 पाई भी हमारे पास में, और एक बीच में मिड वैल्यू कौन सी आ रही है, पाई आ रही है। देखो 0 अगर आ रहा है, 0 तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है इंटरवल में, इसको तो दोबारा से लेना नहीं है। तो एक मिड में कौन सी वैल्यू आ गई, पाई वैल्यू आ गई। तो दो इंटरवल बन के आ रहे हैं हमारे पास, एक 0 टू पाई और एक पाई टू 2 पाई। तो हमें बताना है कि 0 से पाई में हमारा फंक्शन कैसा है और पाई से 2 पाई में फंक्शन कैसा है। पता कैसे करते हैं, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते हैं कि फलन कैसा है हमारा, वर्धमान। वर्धमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो हम इसको क्या कहते हैं, हास्यमान। हास्यमान के लिए हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। अब हम एफ डैश एक्स में वैल्यू रख के फाइंड करेंगे। तो 0 से पाई के बीच में, इस इंटरवल के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया पाई बाय 2, पाई बाय 2 ले सकते हैं। और पाई बाय 2 में कहाँ रखना है, एफ डैश एक्स में। तो देखो एफ डैश एक्स हमारे पास ये रहा, तो एफ डैश एक्स में अगर तुम एक्स की जगह पाई बाय 2 डालते हो तो ये होगा माइनस साइन पाई बाय 2, और माइनस साइन पाई बाय 2 कितनी वैल्यू देता है, माइनस का 1।
और माइनस एक वैल्यू नेगेटिव है, ये इंटरवल कैसा हो गया, नेगेटिव। इसके बाद हम पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू लें, तो पाई से 2 पाई के बीच में हम 3 पाई बाई 2 ले सकते हैं, 3 पाई बाई 2 डालते हैं एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश 3 पाई बाई 2 और माइनस साइन 3 पाई बाई 2 बनेगा ये। अब देखो माइनस तो पहले से ही है और साइन 3 पाई बाई 2 खुद कैसी वैल्यू देता है, -1 देता है, तो ये क्या हो गया, प्लस का 1, और +1 है तो हमारा जो इंटरवल हो इस इंटरवल में कैसा हो गया, पॉजिटिव आंसर दे रहा है। तो नेगेटिव के लिए हमारा जो फलन है वो कैसा होगा, हास्यमान मतलब डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव के लिए हमारा फलन कैसा होगा, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि फलन कैसा होना चाहिए, वर्धमान, तो वर्धमान किस इंटरवल में होगा, पाई से लेकर 2 पाई में, तो हमारा आंसर हो गया पाई से 2 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई उत्पाद हमारे पास जिसकी x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय हमें दी गई है फंक्शन बना के rx के रूप में, और उसने पूछी है इसकी सीमांत आय। सीमांत आय को हम बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। किसी भी फंक्शन की मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अच्छा देखो, अब जब हम सीमांत आय निकालेंगे इसकी, तो सीमांत आय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें फंक्शन दिया होगा rx का बना के, rx का फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, ये रहा, rx के फंक्शन का हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसके डेरिवेटिव से। देखो अगर फंक्शन हमारे पास f ऑफ x है तो इसका मार्जिनल कॉस्ट होता है f डैश x, मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो अगर फंक्शन r ऑफ x है तो इसका भी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, r डैश x, इसको हम डैश निकालते हैं। यहाँ से 13x स्क्वायर का डैश क्या हो जाएगा, 26x प्लस 26x का डैश कितना होगा, 26, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा उसने x की वैल्यू भी गिवन दी है कि x बराबर 7 पे हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे r डैश x में x की जगह हम 7 पुट कर देंगे, तो 26 इंटू 7 प्लस 26 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42, 4 7 दूनी 14 4 18 182 प्लस 26 प्लस करेंगे तो 6 और 2 8, 18 और 2 20, आंसर कितना हो गया, 208। तो 208 इसका क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमें दिया गया, देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसमें सही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमें गिवन है log x, क्या गिवन है यहाँ पे हमें, log x। ये हमें क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x, ये क्वेश्चन है ना, ये मिसप्रिंट इस क्वेश्चन में, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे इंटीग्रेट किया हमने 1/x, यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, पूरे में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस log x बचेगा। अब इस 1 प्लस log x वाली टर्म को हम लेट कर रहे हैं, लेट कर लिया हमने कि 1 प्लस log x है वो हमारा किसके बराबर है, t के बराबर है। तो डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड, तो dWr2x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, log x का 1/x और t का क्या हो जाएगा, dt। देखो log x का 1/x, x का खुद का कितना होगा dx, बराबर t का कितना हो जाएगा dt। जहां पे हमें 1/x dx मिलेगा उसकी जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, अब dt पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो 1/x था हमारे पास में और ये साथ में जो dx था, इस पूरे की जगह तो हमने पुट कर दिया dt, अपॉन में इसको हमने लेट किया है t, और ये अपॉन में लेट किया है तो ये t कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। अब dt के रेस्पेक्ट में t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस में c, यहां से t की वैल्यू डालेंगे, तो log t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, 1 प्लस log x, तो आंसर हो जाएगा हमारा log ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इस अवकल समीकरण का हमें समाकल गुणांक बताना है। समाकल गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समाकल गुणांक इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें IF निकालना है, IF फाइंड करते हैं। यहां से देखो IF के लिए फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर में p dx होता है इंटीग्रेशन। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो कोई भी इक्वेशन होती है हमारे पास, जैसे इक्वेशन यहाँ पे गिवन है dy बाई dx प्लस y sec x बराबर 10x, इसमें जो y का कोफिशिएंट होता है ये हमारा p होता है, और जो इधर इक्वल टू के साइड में होता है ये हमारा q होता है। तो p और q की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम निकालते हैं IF के लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले से, अब IF को कैलकुलेट करते हैं। देखो IF बराबर
e की पावर में p dx। अब p की वैल्यू हमें पहले से पता चल चुकी है, तो p की वैल्यू डाल देते हैं। देखो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, sec x। यहां से वैल्यू डाली हमने sec x डॉट dx। अच्छा, अब इसके लिए हमें sec x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log 10x, और इसके बाद में हमें कुछ करना ही नहीं, ओनली sec x का इंटीग्रेशन करना था, वो हमने कर दिया log 10x। तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए IF। तो IF का आंसर क्या हो गया, e की पावर log 10x। अच्छा, हम इसको चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसका बेस कितना है e, log कहीं भी मिलता है उसका बेस कितना होता है e, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है e की पावर log e बेस a का जो मान होता है वो a होता है। ये हमने लॉगरिथम में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे भी देखो e की पावर log e बेस है और ये a की जगह पे, तो इसका मान निकल के क्या आएगा, IF का मान निकल के आएगा ओनली 10x। 10x हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित शेष अचरों की संख्या। अच्छा, इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि वो दो चीजें पूछता है। एक तो पूछता है तुमसे व्यापक हल के बारे में। व्यापक हल क्या होगा, देखो व्यापक हल इसको बोलते हैं हम क्या, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। एक देता है वो विशिष्ट हल, विशिष्ट हल, इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दो सवाल पूछ सकता है, या तो व्यापक हल के ऊपर पूछेगा, जनरल सॉल्यूशन पे पूछेगा, या पूछेगा विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर। तो व्यापक हल में तो शेष अचरों की जो संख्या होती है वो उतनी ही होती है जितनी उसकी कोटि है। तो इस क्वेश्चन में कोटि कितनी, देखो इसने बोला है 4 कोटि। तो अगर 4 कोटि होगी तो शेष अचरों की संख्या कितनी होगी, 4। अगर 3 कोटि होगी तो शेष अचरों की संख्या कितनी होगी, 3। अगर 2 कोटि का सवाल होगा तो उसमें शेष अचरों की संख्या कितनी होगी, 2। ये व्यापक हल में होता है। ये सारा काम किसमें होता है, ये व्यापक हल में होता है। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछे, वो पूछ ले कि बताओ विशिष्ट हल में, विशिष्ट हल में हमारे पास जो शेष अचर हैं उनकी संख्या, शेष अचर की संख्या। तो ये चाहे तुम्हारे पास कोटि इसकी 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, शेष अचरों की संख्या हमेशा कितनी होगी, इसमें 0 ही होगी। अगर तुम्हें विशिष्ट हल दिया हुआ है तो उसमें शेष अचरों की संख्या कितनी होगी, 0। चाहे तुम्हें कोटि उसकी 4 दी हो, चाहे 3 दी हो, चाहे 2 दी हो। लेकिन अगर विशिष्ट हल की जगह व्यापक हल दिया हो तो जितनी कोटि दी होती है उतने ही उसमें शेष अचर होते हैं। तो अगर इसमें 4 कोटि गिवन है तो 4 शेष अचर का मतलब कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट होंगे। 3 कोटि है तो 3 कांस्टेंट होंगे, 2 कोटि है तो 2 कांस्टेंट होंगे। लेकिन अगर इसी सवाल में व्यापक हल की जगह वो विशिष्ट हल पूछता तो फिर शेष अचर हमेशा कितने होते, 0। तो ये दोनों सवाल चेंज होके आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले पे चलते हैं। इसमें गिवन है कि इस वेक्टर का हमें अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश किसको कहते हैं, पहले पता होना चाहिए। देखो मात्रक सदिश सबसे पहली चीज है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम कैप से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास ए है तो उसका मात्रक सदिश क्या होगा, ए कैप। और ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, उस वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मात्रक सदिश मिलता है। अच्छा, कोई भी वेक्टर हमारे पास होगा, देखो वेक्टर में गिवन है, इसके अंदर कितना है, 2i प्लस 3j प्लस k कैप, ये तो वेक्टर गिवन है। अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड के घटक होंगे उनका स्क्वायर करना पड़ता है हमें। यहाँ पे हमने तीनों का ही स्क्वायर कर दिया। एक्स का घटक कितना है इसमें, देखो 2i कैप में 2 है, वाई का घटक 3 है, जेड का घटक 1 है, तीनों का हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। तो ए कैप कितना निकल के आया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन में, देखो 2 का स्क्वायर कितना देगा हमें, 2 का स्क्वायर देगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 9 4 13 और 1 40। तो ए कैप निकल के आया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन में रूट ऑफ 40। अच्छा, सबसे जरूरी बात, अगर कभी हमें पता करना हो कि ये एकांक सदिश है या नहीं तो क्या करेंगे, जो भी सदिश हमें दिया है उसका परिमाण निकाल दो। एकांक सदिश का परिमाण हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इस सदिश का तुम परिमाण निकाल के चेक करोगे ना, इसका परिमाण कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, देखो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, 2/√14 i कैप प्लस यहां से भी लिख सकते हैं 3/√14 j कैप, और यहां से लिख सकते हैं 1/√14 k कैप। जब तुम इसका परिमाण निकालोगे तो इसकी तरह निकालोगे। इसका परिमाण क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 14, 4/14 प्लस 9/14 प्लस 1/14,
तो ऊपर भी 14 बनेगा, अंश में भी और नीचे भी 14 बनेगा। और 14/14 कितना आंसर देता है हमें? 1 आंसर देता है। तो कोई भी एकांक सदिश पूछे, मात्रक सदिश पूछे, उसका एक परिमाण कितना होगा? 1 इकाई। निकालते कैसे हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला उसने x और y के मान बताओ ताकि ये दोनों सदिश समान हो। दो सदिश समान होते हैं यदि उनके घटक कैसे हो? बराबर हो। देखो, दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके घटक भी कैसे हो? बराबर। देखो, एक तो ये सदिश हमारे पास, एक ये सदिश है, तो इन दोनों के घटक कैसे होने चाहिए? बराबर। पहला सदिश है 2i प्लस 3j कैप, दूसरा सदिश है xi प्लस yj कैप। और बराबर का साइन हम कब लगाएंगे? जब x वाला घटक x के बराबर, y वाला घटक y के बराबर। तो कंपेयर करें तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। तो हमारा जो इस वाले सदिश के समान होने के लिए x और y के मान क्या हो जाएंगे? 2 और 3। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखो, दो सदिश है हमारे पास a और b, इनके परिमाण गिवन है। परिमाण मतलब इनके मैग्नीट्यूड हमारे पास पहले से है। मैग्नीट्यूड है तो हम इसको लिख लेते हैं पहले मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। देखो, हमारे पास क्या क्या है? a का मैग्नीट्यूड है 1, b का मैग्नीट्यूड है 2, दोनों के मैग्नीट्यूड परिमाण है। a डॉट b हमें दिया है कितना? a डॉट b दिया है हमें 1 के बराबर। तो इन सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि a डॉट b बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालें। देखो, ये जो मल्टीप्लाई में, ये किधर चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ये हमारा कोस थीटा का फॉर्मूला निकल के आया। इसमें वैल्यू डाल देते हैं सारी। तो कोस थीटा इक्वल टू a डॉट b की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 अपॉन में a का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, इनटू में b का मैग्नीट्यूड कितना है? ये 2। यहां से इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आया 1/2। और कोस थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 1/2। वैल्यू कोस में कितने की होती है? ये होती है 60 की। और कोस 60 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस π/3। तो यहां से हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू बराबर है π/3। इसका मतलब दोनों के बीच में कोण कितना होगा? कोण होगा हमारे पास π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।